फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल का एक्सप्लेनेशन आपको लिखने के लिए दिया गया था, पर हमने भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल क्या लिखा है कि यदि स्लिट ए बी को 3 बराबर भागों एओ, ओएम और एमबी में बटा हुआ मान लिया जाए तो भाग एओ में उपस्थित प्रत्येक तरंग के संगत भाग ओएम में एक ऐसी तरंग अवश्य मौजूद है जिनके बीच बिंदु क्यू पर पहुंचने पर पथांतर λ/2 है। अतः ये सभी तरंगे बिंदु क्यू पर पहुंचकर विनाशीय अध्यारोपण करती हैं तथा परस्पर निरस्त हो जाती हैं। इनका तो काम खत्म। किसका काम खत्म? एओ पार्ट की वेव से ओएम पार्ट की वेव का काम खत्म। अब कौन सा पार्ट बचा? एमबी पार्ट की वेव बची, जो कि पूरे लाइट का 1/3 पोर्शन है केवल। परंतु स्लिट के तीसरे भाग एमबी से सभी तरंगे बिंदु क्यू पर पहुंच जाती हैं और वे परस्पर निरस्त भी नहीं होती हैं। निरस्त क्यों नहीं होती? क्योंकि एमबी पार्ट की जितनी भी वेव्स हैं उनमें से किन्हीं भी दो तरंगों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है ही नहीं, तो क्यों कैंसिल होंगी वो एक दूसरे से। अतः बिंदु क्यू पर एक उच्चिष्ट प्राप्त होता है। उच्चिष्ट प्राप्त होता है मतलब क्या मिलता है आपको? ब्राइट पॉइंट मिलता है। तो फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल के लिए पथांतर कितना मिला था हमको? लैम्डा। फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल के लिए पथांतर कितना हुआ? 3/2 लैम्डा। समझ रहे हैं आप? और हमने कैलकुलेशन किया जो उसका फॉर्मूला बना हुआ था पथांतर के लिए। पथांतर कितना था? bn, और bn के लिए फॉर्मूला बना हुआ था a sin थीटा। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को भी हमने थीटा लिख दिया तो a थीटा पथांतर आ गया। अब यहां पर फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल के लिए पथांतर कितना था? 3/2 लैम्डा। हमने a थीटा को 3/2 लैम्डा के बराबर लिख के देखा। जब हमने क्या मैंने बोला? a थीटा को 3/2 लैम्डा के बराबर लिख के देखा तो थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमको? थीटा की वैल्यू हमको मिली 3/2 λ/a। कैलकुलेट किया है आपने? करने को दिया गया था ना, यही मिला होगा। तो ये एंगल एक मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? ये कहा जाएगा, देखो पर्दे के बिल्कुल बीचों बीच क्या मिला? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट से इतने एंगल पर हमको क्या मिला? फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क का एंगल क्या था? λ/a। इसके ऊपर चले थोड़ा सा तो क्या मिलता है हमको? फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट कितने एंगल पर मिला हमको? यहां से आंसर है फर्स्ट ब्राइट हमको मिला 3/2 λ/a एंगल पर। केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद पहला जो उच्चिष्ट मिला उसकी एंगुलर हाइट है ये। एंगुलर हाइट, दो तरीके की हाइट की हम चर्चा करते हैं। एक हम चर्चा करते हैं एंगुलर हाइट और दूसरा लीनियर हाइट। एंगुलर हाइट मीन्स कितनी एंगल पर वो हमको पॉइंट मिलता है। दूसरा लीनियर हाइट की पर्दे पर जब आप ऐसा जाओगे, यहां से यहां तक ऐसा नापोगे, ये वाली हाइट जो आएगी ये आपकी लीनियर हाइट आएगी, रेखीय ऊंचाई। तो प्रथम उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई हमको मिली 3/2 λ/a और पहले उच्चिष्ट की रेखीय ऊंचाई हमको मिली 3/2 λ/a × d। ठीक है, ये करने के लिए आपको दिया गया था कि आप करिएगा, एंड आई होप कि आपने किया भी होगा, पर मैंने लिख के दिखा दिया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से वो हेल्प ले सकता है। ठीक है, ओके। तो ये हमने किसकी चर्चा कर ली? फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल। इसके ऊपर थोड़ा सा चले हम और। दिस इज फर्स्ट डार्क आफ्टर सेंट्रल। थोड़ा सा ऊपर चलने पर वी गॉट अ फर्स्ट ब्राइट आफ्टर सेंट्रल। फिर से थोड़ा ऊपर जब हम चले तो यहां पर मुझे सेकंड डार्क आफ्टर सेंट्रल मिलता है। क्यों? क्योंकि एक डार्क हमको पहले मिल चुका है। इसके ऊपर ब्राइट और इसके ऊपर क्या मिलता है? डार्क। तो अब ये डार्क कौन से नंबर का है? पहला डार्क तो है नहीं, ये है सेकंड डार्क। तो हमने लिख दिया है सेकंड डार्क आफ्टर सेंट्रल। तो आर पॉइंट हमको कैसा मिला? डार्क मिला। तो यहां पर फिर से लिखते हैं आर इज अ डार्क पॉइंट। इसके पहले डार्क पॉइंट हमको क्या मिला था? इसके पहले हमको डार्क पॉइंट मिला था P। उसके बाद हमको दूसरा डार्क पॉइंट मिल रहा है R, क्योंकि बीच में Q हमको ब्राइट मिल गया। अब हमने फिर से चेक किया कि ये डार्क कैसे हो गया आखिरकार। तो हमने देखा
कि वेव ए से जो पहुंच रही है आर पर और बी से भी आर पर वेव पहुंच रही है, दोनों वेव्स के बीच में एक पथांतर भी है। कितना? बी एन के बराबर पथांतर, जो कि वही है साइन थीटा के बराबर है। तो हमने चेक किया कि ये पथांतर इस बार कितना है। क्यों? आखिरकार ये आर पॉइंट डार्क हो गया। तो दोनों के बीच का पथांतर चेक करने पर हमने पाया कि जो वेव ए से आर पर पहुंच रही है और बी से आर पर पहुंच रही है, उन दोनों के बीच का पथांतर है 2 लैम्डा। कितना पथांतर मिला? 2 लैम्डा। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, हमने पाया कि बिंदु आर पर ए व बी से, बिंदु आर पर ए व बी से पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर टू लैम्डा है। ये हमने देखा। अब 2 लैम्डा अगर पथांतर है तो पॉइंट आर डार्क कैसे हो जाएगा? फिर से हमको इसको एक्सप्लेन करना है ना। ये चीज हमने कुछ किया नहीं, ये हमने देखा कि ए से आर पर वेव पहुंची, बी से आर पर वेव पहुंची, उस समय दोनों वेव्स के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो पाथ डिफरेंस हमने मेजर करके देखा that how much this path difference is. So we got that this path difference is 2 lambda. अब 2 लैम्डा होने पर R डार्क हो रहा है, तो 2 लैम्डा होने पर R डार्क कैसे हो जाएगा? बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इसके पहले आपने एक डार्क का एक ब्राइट का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। इसका भी आप एक्सप्लेनेशन बड़ी इजीली कर सकते हैं। कैसे? इस बार ये जो स्लिट है ना, पूरी हमारी पूरी की पूरी ये स्लिट ए बी, ए चौड़ाई की हमने मानी हुई है। इसमें हम मान लेते हैं कि इसको हम 4 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। टोटल ए से जो वेव जा रही है और बी से वेव जा रही है, दोनों के बीच टोटल पाथ डिफरेंस कितने का है? 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। अब ए से लेकर बी तक के जितने भी सोर्सेज, लाइट सोर्सेज इसके बीच में आते हैं, उनको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 बराबर भागों में बांट देंगे। ऐसा एक ए बी पूरा है ये, इसमें हमने ये बना लिया, एक बना लिया ओ मान लीजिए, इसको आप एम मान लीजिए, एन आप मान चुके हैं, तो कुछ और ले लेते हैं, इसको सी डी मान लो। ठीक है, अब देखिए इसके 4 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए। जितने भी लाइट सोर्सेज यहां पर हैं, पूरे मिला के हमने 4 बराबर भागों में उनको डिवाइड कर दिया। एक भाग कौन सा होगा? ए ओ। दूसरा भाग कौन सा होगा? ओ एम। तीसरा भाग एम डी और चौथा भाग कौन सा होगा? डी बी। अब टोटल ए और बी के बीच टोटल कितना पाथ डिफरेंस है? 2 लैम्डा। अब 2 लैम्डा को आप 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना लैम्डा आएगा सबके बीच में? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो अब आप ध्यान से मुझे बताइएगा, ए से जो वेव चली है और बी से जो वेव चली है, इन दोनों के बीच कितना पाथ डिफरेंस है? 2 लैम्डा। 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब ए से जो वेव चलेगी और ओ से जो वेव चलेगी, इनके बीच कितना पाथ डिफरेंस आएगा? इनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। सिमिलरली ओ से जो वेव चलेगी और एम से जो वेव चलेगी, उनके बीच पाथ डिफरेंस अगेन लैम्डा बाई 2। एम और डी वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस अगेन लैम्डा बाई 2। डी और बी के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। समझ आया आपको? अब यहां से एक वेव चली, अब ध्यान से सुनिएगा, पार्ट एओ की ये वाली वेव चली और पार्ट ओएम की ये वाली वेव चल के पहुंचने वाली है। तो इसके और इसके बीच का पथांतर कितने का है? लैम्डा बाई 2। ये वाली वेव और ये वाली वेव जब पहुंचेंगी तो वहां जाकर क्या करेंगी? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। खत्म हो गया इनका काम।
इसकी अगली वाली वेव ऐसे जाएगी, इस पार्ट की अगली वाली वेव ऐसे चलेगी। अब इस वाली इस पार्ट की सेकंड वेव और इस पार्ट की सेकंड वेव, इन दोनों के बीच कितने का पाथ डिफरेंस होगा? इट विल बी अगेन λ/2, क्योंकि उधर से भी थोड़ा नीचे आए तो यहां भी थोड़ा नीचे ही तो गए हैं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस भी λ/2 हो जाएगा। अगर λ/2 पाथ डिफरेंस होगा तो कौन सा सुपरपोजिशन होगा? अगेन इट विल बी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड दे विल डिस्ट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को फिर से डिस्ट्रैक्ट कर देंगी और ना ये वेव पहुंचेगी ना ये वेव पहुंचेगी, बीच में ही दोनों खत्म हो जाएंगी। इसकी थर्ड वेव, इसकी भी थर्ड वेव, अगेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स विल बी λ/2, फिर से इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? λ/2। कौन सा सुपरपोजिशन होगा? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। वेव्स का क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। कोई वेव वहां पहुंचेगी क्या? आंसर इज नो। इसलिए पॉइंट आर पर इनमें से कोई वेव नहीं पहुंचेगी। ये वाली गई जाएगी, इधर से ये जाएगी डिस्ट्रॉय, ये जाएगी यहां से ये जाएगी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ये वाली जाएगी ये वाली जाएगी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसका मतलब साफ है कि भाग AO से जितनी तरंगें चलेंगी उनके संगत भाग OM में हर एक वेव के लिए एक वेव ऐसी जरूर वहां पर है जिनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? λ/2। तो AO पार्ट की सारी वेव्स OM पार्ट की सारी वेव्स से मिलकर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कर लेंगी और वहां डार्क पॉइंट मिलेगा। तो ना तो AO और ना OM, इन दोनों में से किसी की वजह से R चमकेगा नहीं, क्योंकि कौन सा सुपरपोजिशन हो गया? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब दो पार्ट और बचे हैं, उनको चेक करके देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसकी ये पहली वाली वेव जा रही है और इसकी भी ये पहली वाली वेव जाएगी, ऐसे चलेगी। यहां से लेकर यहां तक का पाथ डिफरेंस कितना है? इट इज अगेन λ/2। तो इसकी ये फर्स्ट वेव और इसकी फर्स्ट वेव के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा? λ/2। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, वेव खत्म हो जाएंगी। क्या कोई वेव वहां पहुंच के चमक पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। इसकी दूसरी वेव चल रही, इसकी सेकंड वेव चलेगी, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस फिर से λ/2, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रॉय कर देंगे एक दूसरे को, पॉइंट डार्क रहेगा। इसकी थर्ड चली और इसकी भी तीसरी वाली चली, इसमें थोड़ा नीचे आए तो इसमें भी तो थोड़ा नीचे आ गए, फिर से दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना? λ/2, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फोर्थ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। नेक्स्ट वेव, इसकी नेक्स्ट वेव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, नेक्स्ट वेव, इसकी नेक्स्ट वेव अगेन डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगी? डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। तो इस तरीके से जो MD पार्ट की जितनी भी वेव हैं उनके संगत DB पार्ट में भी ऐसी वेव्स जरूर हैं जिनके बीच का पथांतर कितना हो जा रहा है? λ/2, और विनाशी अध्यारोपण करके वो भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं। अब AO पार्ट की सभी वेव OM पार्ट की सारी वेव से डिस्ट्रॉय हो गई, MD पार्ट की सभी वेव्स DB पार्ट की सभी वेव से डिस्ट्रॉय हो गई। अब कोई पार्ट बचा क्या जो वहां पर जाकर चमक पैदा करेगा? कोई पार्ट नहीं बचा। जब कोई वेव बची ही नहीं चमक पैदा करने के लिए, इसलिए पॉइंट R कैसा हो जाएगा? डार्क पॉइंट हो जाएगा। क्यों? वहां पर कोई ऐसी वेव पहुंच ही नहीं रही है जो ब्राइटनेस पैदा करेगी जाकर के। सारी की सारी वेव एक दूसरे से क्या हो रही हैं? डिस्ट्रॉय हो रही हैं। एंड दैट इज द रीजन दैट द पॉइंट R इज द डार्क पॉइंट। हमने पाया कि बिंदु R पर A और B से पहुंचने तरंगों के बीच का पथांतर कितना है? 2λ, और 2λ पथांतर होने पर आपने देखा कि क्या हुआ? डार्क पॉइंट मिला। डार्क पॉइंट मिला, लेकिन क्या आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि कैसे हमने उसको एक्सप्लेन किया? नहीं समझ में आया आपको? आया। और इसका एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन आप कैसे लिखेंगे? तो आंसर है जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपने फर्स्ट डार्क पॉइंट का लिखा था, इसका पॉइंट P का एक्सप्लेनेशन लिखा था कि नहीं लिखा था आपने फर्स्ट डार्क पॉइंट का, वैसा ही इसका भी आप लिख देंगे। ठीक है, एक बार हम चेक करके दिखाएं। अब मैं लिखूंगा नहीं, देखिए सुन लीजिए मेरी बात। मैं एक डार्क पॉइंट P का एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिखा चुका हूं और एक ब्राइट पॉइंट Q का एक्सप्लेनेशन हम लिख के आपको दिखा चुके। अब जितने भी डार्क और ब्राइट मिलेंगे उन सब के एक्सप्लेनेशन आपको लिखने, अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं केवल बताऊंगा कैसे करेंगे आप।
हेल्प वहां से लीजिएगा। जब भी कोई डार्क पॉइंट मिले तो डार्क पॉइंट वाले से एक्सप्लेन करिएगा, जब भी कोई ब्राइट पॉइंट मिले तो इसकी हेल्प से एक्सप्लेन करिएगा। तो डार्क पॉइंट वाला एक्सप्लेनेशन देखिए और उससे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। देखिए क्या लिखा गया था उसमें आपने लिखा था कि यदि स्लिट ए बी को दो बराबर भागों एओ और ओएम में बटा हुआ मान लिया जाए, लिखा था। इसके लिए इसी को क्या लिखोगे आप, यदि स्लिट ए बी को चार बराबर भागों ए ओ ओ एम एम डी और डीबी में बटा हुआ मान लिया जाए तो भाग एओ में उपस्थित प्रत्येक तरंग के संगत भाग ओएम में एक ऐसी तरंग अवश्य मौजूद है जिनके बीच बिंदु आर पर पहुंचने पर पथांतर λ/2 है। अतः ये सभी तरंगे बिंदु आर पर पहुंचकर विनाशीय अध्यारोपण करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखोगे, इसी प्रकार अभी तो ये पार्ट को इस पार्ट से ही आपने खत्म किया है ना, अभी दो पार्ट और बाकी है, हमको भी तो खत्म करना है। इसी प्रकार भाग, कौन सा भाग, MD, इसी प्रकार भाग MD में उपस्थित प्रत्येक तरंग के संगत भाग DB में एक ऐसी तरंग अवश्य मौजूद है जिनके बीच बिंदु R पर पहुंचने पर पथांतर λ/2 है। अतः ये सभी तरंगे भी R पर पहुंचकर विनाशीय अध्यारोपण करती हैं तथा परस्पर निरस्त हो जाती हैं। समझ में आया? इसलिए स्लिट AB में कोई भी तरंग ऐसी नहीं है जो बिना विनाशीय अध्यारोपण के बिंदु R पर पहुंचकर उसको चमक पैदा करेगी। इसलिए बिंदु R कैसा बिंदु मिलता है, हिंदी में क्या कहोगे, ऐसे डार्क पॉइंट, अदीप्त बिंदु, निम्निष्ठ मिलेगा आपको। अब ये बताएं मुझे कि क्या कर लेंगे आप, इसको कर लेंगे तो मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूं, बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। वैसे एक चीज मैं बताऊं आपको, बहुत रेयर होता है कि एग्जामिनेशन में इनके एक्सप्लेनेशन पूछे जाएं आपसे, बहुत रेयर होता है, लेकिन आपको आना चाहिए। बाई चांस कभी किसी को समझाने की जरूरत पड़ गई आपको, किसी ने आपसे पूछ लिया आपकी क्लास में, आपके फ्रेंड सर्कल्स में कि बताइए ये डार्क क्यों हुआ, ये ब्राइट क्यों हुआ, ये डार्क क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको आना चाहिए। या कभी एग्जाम में आ जाए तो कम से कम आप लिख सके, बट ऐसा बहुत कम होता है कि एक्सप्लेनेशन पूछा जाए। ये सब पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन वगैरह, उससे जुड़े न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा कि एक्सप्लेनेशन पूछा जाए। पर जहां तक मेरा मानना है कि आपको आना तो चाहिए, पूछा ना जाए अलग बात है। ओके, अब ये बताइए पथांतर कितना है वहां पर पहुंचने वाली वेव के बीच, 2 लैम्डा। पथांतर को किससे लिखते थे आप, ए थीटा। इस बार ए थीटा किसके बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन ए। ये क्या आ गई बता सकते हैं आप मुझे, ये आ गई केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद दूसरे निम्निष्ठ की कोणीय ऊंचाई। समझ रहे हैं, इसको क्या बोला जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय ऊंचाई, इसकी वैल्यू आ गई है 2 लैम्डा अपॉन ए। मतलब देखो लैम्डा अपॉन ए एंगल, ये सेंटर है बिल्कुल, लैम्डा अपॉन ए एंगल पर फर्स्ट डार्क मिला, 3/2 लैम्डा अपॉन ए पर फर्स्ट ब्राइट मिला, 2 लैम्डा अपॉन ए पर सेकंड डार्क मिल रहा है हमको। ऊपर बढ़ते जाइए, डार्क ब्राइट मिलते जा रहे हैं। अच्छा, इसी की अगर हम रेखीय ऊंचाई आपसे पूछ लें, रेखीय ऊंचाई, तो आप क्या बताएंगे रेखीय ऊंचाई में, 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, ये रेखीय ऊंचाई मिल जाएगी। किसकी, आंसर है सेकंड डार्क आफ्टर सेंट्रल की, ये लीनियर हाइट आ जाएगी। पर्दे पर इतनी हाइट पर जाकर ये पॉइंट मिलेगा, इतनी हाइट पर। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद और ऊपर चलते हैं, यहां पर
जब और थोड़ा ऊपर चलोगे यहां पर, तो यहां पर फिर से एक पॉइंट हमको मिलता है, और ये कैसा पॉइंट मिलेगा? आंसर है फिर से हमको ये एक ब्राइट पॉइंट मिलता है, ब्राइट। और ये कौन सा ब्राइट होगा? फर्स्ट ब्राइट ये था, ये सेकंड ब्राइट है, सेकंड ब्राइट। अब जब ये डार्क हो गया था, उसके बाद ये सेकंड जो मिला, ये ब्राइट क्यों हो गया, ये हमको अब चेक करना है, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको नोट करिए, हम उसको एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं। सेकंड डार्क आफ्टर सेंट्रल से भी जब थोड़ा सा ऊपर चले ना हम, तो फिर से हमको यहां पर, ये है सेकंड डार्क आफ्टर सेंट्रल, इसके थोड़ा सा ऊपर पहुंचे तो यहां पर फिर से हमको एक ब्राइट पॉइंट मिला। अब फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पॉइंट ब्राइट क्यों मिल रहा है हमको, ठीक है। अब हमने देखा उसके लिए कि ये ब्राइट क्यों मिला, तो हमने दोनों के बीच पथांतर चेक किया। यहां पर S इज अ ब्राइट पॉइंट, ब्राइट है कि डार्क है? S इज अ ब्राइट पॉइंट, ठीक है भैया। अच्छा, S ब्राइट मिला तो हमने क्या किया कि हमने A से जो वेव गई S पर और B से जो वेव गई S पर, उन दोनों को चेक किया कि उनके बीच कितने का पाथ डिफरेंस है। तो हमने पाया कि उन दोनों के बीच में 5/2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। क्या मिला हमको? 5/2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। A व B से S पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितने का पथांतर हमें मिला? 5/2 लैम्डा का पथांतर मिला। यानी कि ये Bn की वैल्यू इस बार आ गई 5/2 लैम्डा। फिलहाल अगर आपने एक डार्क, एक ब्राइट और एक डार्क का एक्सप्लेनेशन कर लिया है, तो ये शायद आपके माइंड में कहीं ना कहीं आने लगा होगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्लिट को 2 भागों में बटा हुआ माना, इसके लिए 3 भागों में, इसके लिए 4 भागों में। तो इसको कितने भागों में बटा हुआ माना जाएगा? इसके लिए 5 भागों में। देखो मैंने कैसे कि बोला कि मैं लिखूंगा नहीं है, आपको केवल बताऊंगा, लिखेंगे आप सफल, ठीक है। तो पथांतर हमें 5/2 लैम्डा मिला। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे। हम इसको बोल रहे हैं कि 5 बराबर भागों में बटा हुआ हम इसको मान लेते हैं। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अरे यार, और छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। देखो, एक पार्ट कौन सा मान लिया हमने? AO। दूसरा पार्ट कौन सा? OM। तीसरा पार्ट कौन सा? MD। चौथा पार्ट DE। और 5वां पार्ट कौन सा हो गया? EB। अब टोटल पाथ डिफरेंस कितना है? 5 λ/2। हमने 5 भागों में भी डिवाइड कर दिया, तो एक एक टुकड़ा कितने के बराबर आ गया? फिर से सुनिए, टोटल A और B से जो वेव पहुंच रहे हैं उनके बीच कितने का पथांतर है? 5 λ/2। अब 5 λ/2 को 5 बराबर भागों में बांटिए। λ/2, 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 λ/2। तो पहले पार्ट में पहली और लास्ट वेव के बीच कितने का पथांतर मिलेगा? दूसरे पार्ट में फर्स्ट और लास्ट के बीच, इसमें फर्स्ट और लास्ट के बीच λ/2, इसमें फर्स्ट और लास्ट के बीच λ/2, इसमें भी फर्स्ट और लास्ट के बीच λ/2। अब आप समझ भी गए होंगे क्या होगा। इस वाले पार्ट की सभी वेव इस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएंगी, AO पार्ट की वेव OM से कैंसिल हो जाएंगी, और MD वाले पार्ट की वेव DE वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएंगी। कौन सा पार्ट यहां पर बचेगा? EB वाला पार्ट बचेगा, 1/5वां भाग पूरे सोर्स का। अब 1/5 पार्ट जो बचेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पार्ट की किन्हीं भी 2 वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 है ही नहीं।
सबका पाथ डिफरेंस एक दूसरे के साथ λ/2 से भी कम है। अगर इसके भी नीचे एक कोई पार्ट होता तो वहां से हम देख भी सकते थे। तो इसलिए ये एक दूसरे को विनाशित नहीं करेंगी। इसकी सारी की सारी 1/5वां भाग जो लाइट का होगा वो वहां पहुंच जाएगा और एस को क्या करके आएगा, एस को ब्राइट कर देगा। कुछ समझ में आया? तो ये इस तरीके से हमको सेकंड ब्राइट मिल जाएगा। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, इसका कैलकुलेशन केवल हम आपके सामने कर देते। पथांतर अगर 5 λ/2 है तो पथांतर को किससे लिखते हैं? ए थीटा से। 5/2 लैम्डा, देन व्हाट विल बी थीटा? 5/2 λ/a। ये क्या है बता सकते हैं आप मुझे? केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद दूसरे उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई, ठीक है? इसको क्या बोला जाएगा? केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद दूसरे उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, कोणीय ऊंचाई। वो कोणीय ऊंचाई हमको मिल रही है 5/2 λ/a। और इसी में अगर आपसे कोई इसी पॉइंट की रेखीय ऊंचाई पूछ लेता है तो वो आ जाएगा 5/2 λ/a इंटू d। समझ आया? अच्छा, इसके बाद ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा बता सकते हैं आप मुझे? फिर से एक डार्क पॉइंट। अब डार्क पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको करना आ जाएगा। बता, वहां पर ए और बी से जो वेव पहुंचेंगी, सेकेंड ब्राइट में पथांतर कितना था? 5/2 लैम्डा। ये क्या है? फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क और ये थर्ड डार्क होगा आफ्टर सेंट्रल। हमने देखा इस पर जो दो वेव जाती हैं उनके बीच का पथांतर 3 लैम्डा है। आधा आधा लैम्डा बढ़ रहा है, आप ध्यान दीजिए। यहां लैम्डा, यहां 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा, अब यहां 3 लैम्डा। तो आधा आधा लैम्डा बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। अब 3 लैम्डा होने पर क्या करेंगे आप? एक्सप्लेन कैसे करेंगे? 6 बराबर भागों में बांट देंगे। हर पार्ट कितना कितना होगा? λ/2 λ/2। पहला दूसरे को कैंसिल करेगा, तीसरा चौथे को कैंसिल करेगा, पांचवा छठवें को कैंसिल कर देगा। 6 पार्ट में डिवाइड किया और 6 के 6 कैंसिल हो गए। तो कोई भी वेव वहां पहुंचकर ब्राइट करने वाली नहीं बची, इसलिए वो पॉइंट कैसा हो गया? बस यही एक सीरीज है जो आपको याद रखना है और हर डार्क और ब्राइट पॉइंट में इसको अप्लाई करते चले जाना है आपको। आप बताइए क्या आप कर पाएंगे ये सब? ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया? केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद दूसरी उच्चिष्ट की कोणीय ऊंचाई और रेखीय ऊंचाई निकाल ली। क्या आप मुझे बता सकते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद ये जो तीसरा डार्क पॉइंट मिलेगा इसकी कोणीय ऊंचाई कितनी आएगी? इसकी कोणीय ऊंचाई आ जाएगी 3 λ/a और रेखीय ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 3 λ/a इंटू d। कर सकते हो आप कैलकुलेशन। अब हम एक काम करेंगे, हमने ये पूरा समझ लिया है। अब हम एक काम ये करना चाहते हैं, डार्क पॉइंट जब जब हमको मिले हैं तो वो कितनी हाइट पर मिले हैं वो हाइट लिखना चाहते हैं। एक बार सब सामने होगा ना तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो एक साथ सारी हाइट्स वो लिखना चाहते हैं, एंगुलर भी और लीनियर भी। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट करिए जल्दी से। अभी तक जितने भी डार्क और ब्राइट पॉइंट्स के हमने एक्सप्लेनेशन किए ना, उन सबको हम उनकी एंगुलर हाइट्स और उनकी लीनियर हाइट्स हम एक जगह पर लिख के देखना चाहते हैं कितनी कितनी बनी हुई हैं। तो फॉर डार्क पॉइंट्स मतलब इसको हम मिनिमा भी बोलते हैं, निम्निष्ट कहते हैं ना। तो फॉर मिनिमा डार्क पॉइंट के लिए दो चीजें हम सब में निकालेंगे। एक तो हम निकाला करेंगे क्या? एंगुलर हाइट। बता सकते हैं डार्क पॉइंट, जो पहला डार्क पॉइंट मिला था
उसकी एंगुलर हाइट कितनी आई थी? हाँ जी बोलिए। फर्स्ट डार्क मिला था, उसकी एंगुलर हाइट कितनी थी? लैम्डा अपॉन ए। सेकंड डार्क पॉइंट की एंगुलर हाइट क्या आई थी? 2 लैम्डा अपॉन ए। थर्ड डार्क की हाइट क्या आएगी? 3 लैम्डा अपॉन ए। अब ये देख के हम समझने लगे। ऐसे ही अगला क्या आएगा? 4 लैम्डा अपॉन ए, डॉट 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 डॉट। समझ रहे हैं? अच्छा, अब इन्हीं डार्क पॉइंट्स की लीनियर हाइट्स क्या आएंगी? रेखीय ऊंचाइयां। सेंट्रल ब्राइट से ही सारी हाइट्स हम मेजर कर रहे हैं, बस इनके साथ में आप डी लगाते जाइए। डी क्या चीज है? स्लिट से पर्दे की दूरी। 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 4 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, डॉट डॉट। ये किसके लिए हमने देखा? डार्क पॉइंट्स के लिए। अभी अलग अलग करा था, अब हम एक साथ इन सबको लिख रहे हैं। देखो एक जगह पर, तो उससे हमको एक आइडिया मिलेगा कि जो हमने अभी तक की स्टडी की उसमें हमने ये चीजें पाई और उनको हम एक ही जगह पर लिख रहे हैं। और अब हम लिख रहे हैं यहां पर किसका लिखेंगे? फॉर ब्राइट पॉइंट्स। ब्राइट पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। मैक्सिमा। उसके लिए भी मुझे बताइए, आपने जो भी कैलकुलेशन किया उससे एंगुलर हाइट्स क्या क्या मिली थी आपको? याद है किसी को? एंगुलर हाइट क्या मिली थी? फर्स्ट ब्राइट की एंगुलर हाइट क्या आई थी? 3/2 लैम्डा अपॉन ए। नेक्स्ट सेकंड का 5/2 लैम्डा अपॉन ए। अब इसको देख के अगले वाले का भले हमने नहीं किया लेकिन आप बता सकते हो, आएगा 7/2 लैम्डा अपॉन ए, 9/2 लैम्डा अपॉन ए, डॉट डॉट। और अगर इन्हीं पॉइंट्स की हम आपसे लीनियर हाइट पूछते हैं, लीनियर हाइट्स, तो लीनियर हाइट के लिए 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, 7/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी एंड 9/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, और आगे भी ऐसे। तो ये जो कुछ हमने पिछले 2-3 दिनों में स्टडी की उसका एक समराइज किया हमने, उसका एक छोटा सा सारांश हमने लिखा कि हमने डार्क पॉइंट कहां कहां पर पाए, कितनी हाइट्स पर, और ब्राइट पॉइंट्स कितनी हाइट पर हमने पाए। अब थोड़ा सा ना हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल ब्राइट कितना चौड़ा मिला था, कुछ याद है किसी को? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, इसका क्या मतलब है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। पहला डार्क इधर लैम्डा अपॉन ए एंगल पर और इधर भी लैम्डा अपॉन ए एंगल पर। ये पूरा बीच वाला पॉइंट कैसा था? ऐसा आपने किया था इस पे, ये यहां पर्दा था, पर्दे पर यहां से ऐसा वेव जाती थी, या कहीं पर भी मान लो आप, छोटा सा ऐसा मैं बना देता हूं। यहां पर क्या मिला? सेंट्रल ब्राइट। इसके ऊपर चले फर्स्ट डार्क, इसके ऊपर चले फर्स्ट ब्राइट, इसके ऊपर सेकेंड डार्क, इसके ऊपर सेकेंड ब्राइट, ऐसा ही नीचे फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, पर्दे पर ऐसे हमको मिलता था। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट यहां से यहां तक इतना चौड़ा केंद्रीय उच्चिष्ट हमको मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां सब जगह ब्राइटनेस ही तो रहती है बीच में, यहां डार्क मिलता है, इधर यहां डार्क मिलता है, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। तो पूरा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हमको कितनी मिली थी? आंसर है 2 लैम्डा अपॉन ए के बराबर हमें कोणीय चौड़ाई मिली थी। केंद्रीय उच्चिष्ट इतना चौड़ा मिलता है आपको। इसी तरीके से लीनियर निकाल सकते हैं, रैखिक।
लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लिख दो, ब्राइट लिख दो, जो मर्जी आप लिख दो। केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई कितनी आएगी? वो आएगी 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। समझ रहे हैं? एक छोटी सी चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, उसको भी सुन लीजिए। जो बीचों बीच का ये पॉइंट चमकता है, इसका नाम क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट। तो जो ये यहां चमक रहे हैं, फिर इनका नाम क्या है? इनका, ये भी क्योंकि उच्चिष्ट ही है, तो इनका हमने नाम रखा है गौड़ उच्चिष्ट, सबसिडियरी मैक्सिमा कहते हैं। बीच वाले को सेंट्रल मैक्सिमा, बाकी जितने भी मैक्सिमा आपको मिलेंगे, चाहे वो यहां वाला ब्राइट हो, यहां वाला ब्राइट हो, यहां वाला ब्राइट हो, यहां वाला ब्राइट हो, ये सबको बोला जाता है सबसिडियरी मैक्सिमा, गौड़ उच्चिष्ट इनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमने केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी निकाल ली और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई भी निकाल ली। अब हम क्या करना चाहते हैं? गौड़ उच्चिष्टों की चौड़ाइयां निकालना चाहते हैं और गौड़ निम्निष्ठों की भी चौड़ाइयां। निम्निष्ठ तो सब जगह, कोई अलग तो होता नहीं। निम्निष्ठ का मतलब डार्क पॉइंट, वो चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे जहां पर हो, डार्क ही है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो फ्रिंजेस बन रही है ना, हम ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहते हैं। आपने इंटरफेरेंस के टॉपिक में पढ़ा हुआ है ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालते हैं। आंसर है, दो डार्केस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की दूरी आप निकाल लो, वही ब्राइट फ्रिंज की क्या मिलेगी? चौड़ाई मिलेगी। अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए तो दो डार्केस्ट पॉइंट ले लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा उच्चिष्ट की चौड़ाई। समझ आया? ऐसे ही अगर हम डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहते हैं, डार्क फ्रिंज की, तो क्या करें? आंसर है, दो ब्राइटेस्ट पॉइंट पकड़ लो और इनके बीच की दूरी निकाल लो, तो आपको डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल करके मिल जाएगी। तो अब हम निकालना चाहते हैं उच्चिष्ट की चौड़ाई, गौड़ उच्चिष्टों की चौड़ाइयां। गौड़ उच्चिष्टों की चौड़ाइयां, क्या आप बता सकते हैं मुझे क्या किया जाए? गौड़ उच्चिष्टों की चौड़ाइयां मतलब ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई। ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? दो क्रमागत डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। दो क्रमागत डार्क पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्केस्ट पॉइंट्स। बताइए, डार्क पॉइंट ये है, कोई भी दो क्रमागत डार्क पॉइंट के बीच का दूरी निकाल लो, चाहे इनके बीच का निकाल लो, इनके बीच का कर लो, इनके बीच का, किसी के भी, कोई भी दो क्रमागत हमको चाहिए। तो अगर हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसमें इसको माइनस कर दो, 2 लैम्डा अपॉन ए में लैम्डा अपॉन ए माइनस करोगे, कितना आएगा? लैम्डा अपॉन ए। ये कोणीय चौड़ाई है। इसी में अगर हम आपसे रेखीय चौड़ाई पूछ लेंगे, अब आप उस समय क्या जवाब होगा आपका? लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। ये किसकी कोणीय और रेखीय चौड़ाई आ गई? गौड़ उच्चिष्ट जितने भी बनते हैं सबकी कोणीय चौड़ाई लैम्डा अपॉन ए है और सबकी रेखीय चौड़ाई लैम्डा अपॉन ए इंटू डी के बराबर है। अब थोड़ा निम्निष्ठ की भी बात कर लो जरा। निम्निष्ठों निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई कितनी आएगी? अब बताइए, निम्निष्ठ यानी कि डार्क फ्रिंज, निम्निष्ठ मतलब डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकाली जाए? किन्हीं भी दो क्रमागत उच्चिष्ठों के बीच की दूरी निकालकर, एक उच्चिष्ठ ये ले लिया, एक ये ले लिया, इनके बीच की दूरी निकाल लो, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकल करके आ जाएगी। तो निम्निष्ठों की कोणीय चौड़ाई, उसके लिए ब्राइट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ब्राइट पॉइंट्स के लिए ये सब क्रम से लगे हैं। किन्हीं भी दो के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लो, इनका निकाल लो, इनका निकाल लो, इनका निकाल लो, आ जाएगा आंसर। आपको लगे यहां से निकाल लो। अच्छा, 9/2 लैम्डा अपॉन ए में 7/2 लैम्डा अपॉन ए माइनस करेंगे, 2/2 लैम्डा अपॉन ए और 2/2 लैम्डा अपॉन ए क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन ए।
ऐसे ही इसकी अगर रेखीय चौड़ाई की बात की जाएगी तो क्या होगा बताइए, लैम्डा अपॉन ए इंटू डी, ये रेखीय चौड़ाई आ जाएगी। अब आप बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं W और B, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये क्या है, निम्निष्ठ की चौड़ाई है ना, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई है, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। तो क्या ये चीज आपको समझ आई है? अब एक चीज गौर से देखिए सभी बच्चे जरा, क्या देखना है? ये क्या चीज है बता सकते हैं? ये जो दिख रहा है आपको यहां पर क्या है? ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। केंद्रीय उच्चिष्ट, तो केंद्र में बना हुआ उच्चिष्ट कितना चौड़ा है? इधर देखो, सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी के बराबर चौड़ा है, और बाकी ऊपर या नीचे जितने उच्चिष्ट मिल रहे हैं सब लैम्डा डी अपॉन ए के बराबर चौड़े हैं। देख रहे हैं आप? इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें सेंटर पर ब्राइट मिलता है, ब्राइट हमको और भी मिलते हैं ऊपर भी नीचे भी पर्दे पर जो ब्राइट हमको सेंटर पे मिलता है ना, वो सबसे ज्यादा चौड़ा होता है। देखो ना आपके सामने है, जो ब्राइट्स ऊपर या नीचे ब्राइट हमको दिख रहे हैं वो सारे ब्राइट्स की विड्थ कितनी है? लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। लेकिन जो ब्राइट स्पॉट हमको बीच में पर्दे पर मिलता है वो ब्राइट स्पॉट लैम्डा अपॉन ए इंटू डी के बराबर नहीं है, वो ब्राइट स्पॉट 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी के बराबर है। इसका मतलब है बीच का स्पॉट जो होगा वो ज्यादा चौड़ा मिलेगा आपको। ऊपर वाले भी उच्चिष्ट मिलेंगे, ये भी उच्चिष्ट है, और ऊपर और नीचे भी उच्चिष्ट मिल रहे हैं, पर ये वाला उच्चिष्ट बीच वाला ये बाकी उच्चिष्टों की तुलना में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, डबल है चौड़ाई इसकी। बात समझ में आई? तो ये हमको इस पैटर्न में कितनी खास बात देखने को मिली। अब थोड़ी सी हम और चर्चा करना चाहेंगे कि जितने भी उच्चिष्ट हमको मिल रहे हैं, उच्चिष्ट की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी हमको मैक्सिमा मिल रहे हैं उनकी ब्राइटनेस पर क्या इफेक्ट आता है, चमक का क्या होता है, क्या सबकी चमक एक जैसी होती है? और उसका भी हम एक वैसा ही ग्राफ बनाना चाहते हैं जैसा हमने इंटरफेरेंस में ब्राइटनेस और डिस्टेंस के बीच एक ग्राफ बनाया था। इसमें भी हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे उसका। ठीक है, तो थोड़ा सा हम किसकी चर्चा करेंगे? इंटेंसिटी की। तो मैं यहां पर एक ग्राफ बनाऊंगा, किसके किसके बीच का ग्राफ होगा? ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा विथ डिस्टेंस। दूरी के साथ मैक्सिमा और मिनिमा की जो तीव्रताएं हैं वो कैसे बदलती हैं, इसको इसको देखने का हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले तीव्रता को थोड़ा समझ लो जरा आप। तीव्रता को ऐसे समझ लीजिए, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेंट्रल ब्राइट पॉइंट जो ये मिल रहा है मुझे, यहां पर क्या होता है, यहां से और यहां से जो भी वेव्स पहुंचती हैं, अगर यहां पर 100% लाइट है और यहां से चली तो सेंटर पर पहुंचने वाले वेव्स के बीच का पथांतर कितना होता है? 0। कोई पथांतर नहीं होता, इसलिए वहां पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है 0 पथांतर पर, जिसकी वजह से सारी की सारी वेव्स वहां पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनको बीच में पहुंचना है ना, सारी वेव्स पहुंच जाती हैं। तो बीच वाला जो स्पॉट आएगा, ये वाला स्पॉट, इसमें कितनी परसेंट लाइट पहुंची? 100% लाइट पहुंच रही है उस पर, कोई रुकावट नहीं है उस पर। समझ आया आपको? ठीक। अब ये सेंट्रल ब्राइट हो गया, इसके ऊपर इस वाले ब्राइट की थोड़ी सी चर्चा करो जरा। फर्स्ट ब्राइट 3/2 लैम्डा अपॉन ए, इस ब्राइट की चर्चा करिए। इसको जब आपने एक्सप्लेन किया था तो थोड़ा सा याद करिए, पूरे सोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था आपने? 3 भागों में। उनमें से एक भाग दूसरे भाग से क्या हो गया था? केवल एक भाग बचा था, 1/3 भाग, 1/3 भाग बचा।
33%। समझ रहे हैं? और वो 33% लाइट केवल उस ब्राइट पर पहुंचती थी। 1/3 रोशनी, 1/3 वेव्स ही फर्स्ट ब्राइट पर पहुंच रही थी। अगर 1/3 वेव्स पहुंच रही हैं तो वहां पर तीव्रता कितनी, 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/9। तो जो ये वाला ब्राइट आता है इसमें कितनी तीव्रता आती है? आंसर है सेंटर पर 100% जा रही थी, उस 100% का 1/9वां भाग केवल यहां पर ब्राइटनेस पहुंचती है, क्योंकि उसके 2/3 भाग क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। 1/3 भाग ही केवल वहां पहुंचा, उसी की वजह से चमक है, और वो 1/3 भाग की वजह से स्क्वायर किया 1/9। तो पूरी 100% लाइट ब्राइट पॉइंट पर नहीं पहुंच रही है, केवल जितना स्पॉट बीच वाला चमकता है ना 100% लाइट से, वो 100% का 1/9वां ही भाग चमक पाता है, बस। समझ में आया? इतनी कम ब्राइटनेस हो जाती है, देखिए आप समझिए। और खाली क्या है, केवल इससे थोड़ा सा बगल में तो गए हैं हम लोग, ये ब्राइट स्पॉट बीच वाला है, सेंटर ब्राइट, इसके यहीं तो पहुंचे हैं, 1/9 गुना चमक इसकी कम हो गई। तो क्या सेंट्रल ब्राइट में जितनी चमक है उतनी ही चमक ऊपर के फर्स्ट ब्राइट में है? नहीं है। कितनी चमक है वहां? जितनी इसमें चमक है उसका 1/9वां भाग खाली चमक रहेगी। अब अगले ब्राइट को देखिए, अगला ब्राइट है 5/2 λ/a पर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरे सोर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने? 5 भागों में डिवाइड किया, जिनमें से इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, एक पार्ट केवल बचा, 1/5वां भाग, और वो लाइट वहां पर पहुंची। ये 1/5वीं भाग लाइट यहां पहुंची, उसका स्क्वायर कर दीजिए 1/25। तो जितना 100% लाइट थी ना, 100% लाइट का खाली 1/25वें भाग से वो चमकेगा। इतनी ब्राइटनेस, 1/25 बहुत कम हो गया यार, इतनी कम हो गई ब्राइटनेस कि वो वाला ब्राइट स्पॉट तो ना के बराबर हमको दिखता भी नहीं है वो वाला ब्राइट। लेकिन हमने बड़ी मेहनत करके इसको देखा, निकाला कि होता तो है, पर उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक, उसकी तीव्रता, उसमें लाइट इतनी कम हो जाती है कि वो तो हमको हमारी सिंपल आई से दिखेगा भी नहीं ऐसे। पर साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत किया, पता लगाया, ये सब समझ में आया हमको। अगला ब्राइट पॉइंट कहां मिल रहा है? 7/2 λ/a पर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कितने पार्ट में आप डिवाइड करेंगे उसको? 7 भागों में डिवाइड करा आपने सोर्स को, 7 भागों में डिवाइड किया, जिनमें से जोड़ी जोड़ी बना के 6 पार्ट तो निपट गए, एक ही भाग बचा, 1/7वां भाग, और 1/7वें भाग की लाइट वहां पहुंच रही है। अगर 1/7 पार्ट की लाइट वहां पहुंच रही है तो कितनी ब्राइटनेस मिलेगी? 1/49। समझ में आया? जितनी लाइट बीच वाले स्पॉट पर पहुंची थी ना, उसकी खाली 1/49वें भाग के बराबर। ये तो खत्म ही हो गया, बिल्कुल कुछ दिखेगा नहीं। देखो, दिखने को तो आपको यस फर्स्ट ब्राइट भी आपको नहीं दिखेगा इसके बाद का, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने, जैसा कि मैंने बोला, मेहनत किया और उन्होंने पता लगाया कि ऐसा होता है। भले वो हमको नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता, ये अलग चीज है, पर उन्होंने पता लगाया। तो अब आप क्या देख रहे हैं? पर्दे का सबसे ज्यादा चमक कहां मिलेगी आपको, और जैसे जैसे उससे दूर हटते जाएंगे चमक क्या हो रही है? कम हो रही है। तो बीच का जो सेंट्रल ब्राइट वाला पॉइंट है ना, बीच वाला जो धब्बा होगा, बीच वाला जो स्पॉट होगा, वो स्पॉट सबसे ज्यादा चौड़ा भी होगा और सबसे ज्यादा चमकदार भी होगा। उसके अगल बगल आप जाओगे, चौड़ाई भी कम हो जाएगी और ब्राइटनेस भी कम होते चली जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इसका एक ग्राफ हम दिखाएं, ग्राफ से हम समझें। तो हमने इस पर्दे को ऐसे के बजाय ना ऐसा बना दिया। यहां पर हम डिस्टेंस दिखाएंगे और ऊंचाई से हम किसको शो करेंगे? तीव्रता। जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी उसकी ऊंचाई ज्यादा रखेंगे, जिसकी तीव्रता कम होगी उसकी ऊंचाई कम रखेंगे। हम यहां पर हमने बना लिया सेंट्रल ब्राइट। ये हमने क्या बना लिया? सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट अगर बनाया, सेंट्रल ब्राइट से हटेंगे यहां पर। अब आप देखो थोड़ा सा, सेंट्रल ब्राइट के बगल में कौन सा पॉइंट मिलेगा? डार्क पॉइंट। डार्क पॉइंट कितनी हाइट पर मिलेगा आपको? λ/a × d हाइट पर मिलेगा।
लैम्डा अपॉन ए इंटू डी हाइट पर। देखो ये सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद फर्स्ट डार्क, उसके बाद क्या मिलेगा? फर्स्ट ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट कितनी हाइट पर मिलेगा? 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट ब्राइट। फिर सेकंड डार्क आ जाएगा। सेकंड डार्क कितनी हाइट पर मिलेगा? 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। सेकेंड डार्क के बाद क्या मिलेगा बताओ? सेकेंड ब्राइट मिलेगा। सेकेंड ब्राइट कितनी हाइट पर है देख के बताइए जल्दी से। 5/2 लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। सेकेंड ब्राइट के बाद क्या मिलेगा? सेकेंड ब्राइट के बाद थर्ड डार्क मिलेगा आपको। और थर्ड डार्क कितनी दूरी पर मिलना है? 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर। 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। 1 लैम्डा अपॉन ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, और बीच में 1.5 2.5 ये आते जाएंगे। ऐसा ही इधर भी होगा, ऐसा ही इधर भी होगा। कितनी डिस्टेंस पर? देखो ये सेंट्रल ब्राइट है, इससे जब एक तरफ चलना शुरू करोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? फर्स्ट डार्क मिलेगा। फर्स्ट डार्क कितनी डिस्टेंस पर? लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। अब ये लेफ्ट साइड में है तो आप चाहो तो एक माइनस इसके आगे बिठा सकते हो। इसके बाद यहां पर क्या मिलेगा बताओ? हाजी फर्स्ट ब्राइट मिलेगा। फर्स्ट ब्राइट कितनी डिस्टेंस पर? -3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। इसके बाद यहां क्या मिलेगा? सेकेंड डार्क। सेकेंड डार्क की डिस्टेंस बताइए। 2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। सेकेंड डार्क के बाद ये क्या मिलेगा? सेकेंड ब्राइट। सेकेंड ब्राइट कितनी डिस्टेंस पर है? 5/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। सेकेंड ब्राइट के बाद थर्ड डार्क, और थर्ड डार्क कितनी डिस्टेंस पर है? 3/2 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। इसलिए सारा कुछ हमने यहां लिख के रखा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहां क्या मिले? ओ 3 लैम्डा अपॉन ए इंटू डी। बस ऐसा रहेगा ना? ठीक। सेंट्रल ब्राइट की ब्राइटनेस बताइए कितनी होती है? आंसर है सबसे ज्यादा। तो इसकी हाइट कितनी होगी? सबसे ज्यादा इसकी हाइट हमको लेनी पड़ेगी, इतनी हाइट मुझे लेनी पड़ेगी। ये सेंट्रल ब्राइट। लैम्डा अपॉन ए इंटू डी पर ब्राइट मिला कि डार्क मिला? डार्क की ब्राइटनेस कितनी? 0। अगर ब्राइटनेस 0 तो इसकी हाइट भी 0। 3 लैम्डा अपॉन 2 ए इंटू डी। 3/2 लैम्डा ए इंटू डी, ये किसकी डिस्टेंस है? ब्राइट पॉइंट की। तो यहां पर कौन सा पॉइंट मिलेगा? ब्राइट पॉइंट मिलेगा। तो इसमें कुछ हाइट आएगी। कितनी हाइट आएगी? क्या इसके बराबर आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि इसकी चमक इसके बराबर है नहीं। 1/9 भाग के बराबर चमक है। कहां पर? यहां पर ना। ये बस इतनी चमक रह जाएगी इसकी। यहां पर पॉइंट हमने लगा दिया। इतनी 1/9 भाग के बराबर खाली ब्राइटनेस रह जाएगी इसकी, बस। इसका अगला पॉइंट क्या मिलेगा? डार्क, फिर 0। इसका अगला पॉइंट क्या मिला? ब्राइट। यहां पर कितनी ब्राइटनेस आएगी? उससे भी कम, 1/25वां भाग। अरे ये तो बिल्कुल बैठ गया, 0 हो गया बिल्कुल, लगभग लगभग। समझ रहे हैं आप? उसके बाद क्या मिलेगा? डार्क पॉइंट। यही चीज यहां पे करना है। इधर की तरफ ये डार्क पॉइंट है, यहां पर ये ब्राइट पॉइंट है। कितनी ब्राइटनेस यहां पर मिलेगी? 1/9। 1/9 मतलब इतनी। यहां लगा लेते हैं निशान इसके बराबर पे। ये डार्क पॉइंट, ये ब्राइट पॉइंट, ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। 25, 1/25, और ये पूरा डार्क पॉइंट। अब इसको स्मूथली मिलाइए, ग्राफ आपको मिलेगा, देखिएगा ध्यान से। ये एक ग्राफ हमको मिलता है। इस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न में
इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठों की तीव्रता जो है और डिस्टेंस के बीच ग्राफ। बीच वाला स्पॉट सबसे ज्यादा चमकदार होगा। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे बताइए? इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। बताओ भैया, ये मैक्सिमा है कि नहीं है? ये मैक्सिमा है कि नहीं है? ये सब कौन से मैक्सिमा हैं? ये सब सब्सिडियरी मैक्सिमा है, गौड़ उच्चिष्ट है। ये भी गौड़ उच्चिष्ट है, समझ रहे हैं आप? और बाकी ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब डार्क पॉइंट्स हैं। समझ आ गई? तो ये ग्राफ बीच का स्पॉट डिफ्रैक्शन पैटर्न में बीच का स्पॉट बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्राइट मिलेगा और अगल बगल वाले जो हमको ब्राइट्स मिलेंगे उनकी इंटेंसिटी बहुत ना के बराबर लगभग आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमें दोनों के बीच का क्या मिल चुका है? ग्राफ। आपको याद है इंटरफेरेंस पैटर्न? याद है आपको? इंटरफेरेंस पैटर्न में ये ग्राफ कैसा मिला था? आंसर है इंटरफेरेंस पैटर्न में ये ग्राफ हमको ऐसा मिला था। क्यों? क्योंकि वहां पर हर ब्राइट पॉइंट की इंटेंसिटी सेम आती थी। यहां पर हर ब्राइट पॉइंट की इंटेंसिटी सेम नहीं है। अब बताइए आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज और मुझे बताइए। डिफ्रैक्शन में अगर हम रेड लाइट डालेंगे और अगर हम ब्लू लाइट डालेंगे, किसका बीच वाला स्पॉट ज्यादा चौड़ा मिलेगा हमको? केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई किसके ज्यादा आएगी? अरे देख लो ना बेटा, केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल ब्राइट की चौड़ाई का सूत्र क्या है? एक हमने रेड लाइट डाली स्लिट पर और हमने ब्लू लाइट डाली, किसका सेंट्रल ब्राइट ज्यादा चौड़ा बनेगा? हाजी, क्यों रेड का ज्यादा चौड़ा बनेगा? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए रेड वाले का बीच वाला स्पॉट ज्यादा चौड़ा बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। और ब्लू का सेंट्रल ब्राइट कैसा बनेगा? कम बनेगा। चमकदार किसका ज्यादा होगा, लाल का या नीले का? दो बातें हैं। एक मैंने क्या पूछा, स्लिट पर हमने कैसी लाइट डाली? रेड लाइट। और एक बार कैसी लाइट डाली? चौड़ाई किस वाले लाइट की सेंट्रल स्पॉट की ज्यादा होगी? रेड लाइट का जो सेंट्रल ब्राइट होगा बहुत ज्यादा चौड़ा होगा। ब्लू लाइट का, अगर रेड लाइट का इतना चौड़ा बन रहा है सेंट्रल ब्राइट, तो ब्लू लाइट का इतना चौड़ा बनेगा सेंट्रल ब्राइट। क्लियर? अब हमने ये तो चौड़ाई की बात करी कि किसका सेंट्रल ब्राइट ज्यादा चौड़ा होगा। अब बताइए किसका सेंट्रल ब्राइट ज्यादा चमकदार होगा? ब्लू का कि रेड का ज्यादा चमकदार होगा? क्यों ब्लू का ज्यादा चमकदार होगा? आप सही बता रहे हैं, क्योंकि आप सोचिए अगर 100 लाइट है और 100 लाइट इतने में फैल जाए और वही 100 लाइट केवल इतने में रह जाए, तो कौन ज्यादा चमकदार आपको दिखेगा? ये ज्यादा चमकदार दिखेगा। तो जिसका सेंट्रल ब्राइट कम चौड़ा बनेगा ब्लू लाइट का, उसका सेंट्रल ब्राइट चमकदार ज्यादा बनेगा। ये बात समझ में आ गई? और एक चीज देखिए थोड़ा ध्यान से, आज मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा लेकिन इसका काम खत्म ही कर देते हैं आज। जरा गौर से देखिएगा। आपने देखा लाइट के मुड़ने का एंगल, लाइट के मुड़ने का एंगल देखा? क्या फॉर्मूला मिला था लाइट के मुड़ने के एंगल का? लैम्डा अपॉन ए। जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ वह उतना ज्यादा मुड़ेगा। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताऊं, साउंड वेव अगर हम लेते हैं, साउंड वेव और लाइट वेव दो, इनमें से साउंड वेव की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लाइट वेव की तरंग दैर्घ्य से भी ज्यादा रहती है। कुछ बात हमारी समझ में आई? अभी आपने मुड़ने वाले एंगल में क्या देखा? जिसका जितना ज्यादा लैम्डा वो उतना ही ज्यादा मुड़ सकता है, उतना ही ज्यादा जंप कर सकता है। अब हमने दो वेव्स की कंपेयर करी, एक साउंड वेव और दूसरा लाइट वेव। इन दोनों में लैम्डा ज्यादा किसका है? साउंड वेव्स का, याद रखिए। और लैम्डा कम किसका है? लाइट वेव का। अगर हम लाइट और साउंड में कंपेयर कर रहे हैं तो साउंड वेव है लार्जर वेवलेंथ, व्हाइल लाइट वेव है स्मॉलर वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ स्मॉल होती है और साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसका मतलब साउंड
मुड़ेगा भी ज्यादा फिर तो, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो मुड़ता है। आपने कभी गौर किया? नहीं किया? आज मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, यहां पर दो लोग खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अब यहां से जो लाइट आती है, यहां पर मान ले ये कमरे का बाउंड्री है, इसके आगे आप नहीं है, यहां से लाइट भी आ रही है बाहर से, और यहां से इन दोनों लोगों की क्या आ रही है? आवाज भी आ रही है। तो लाइट भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। लाइट अवरोध के किनारों पर पड़ेगी, ऐसे मुड़ जाएगी। साउंड किनारे पर पड़ेगा, वो भी मुड़ जाएगा। ज्यादा किसको मुड़ना आता है? साउंड को। क्यों ज्यादा मुड़ना आता है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो लाइट यहां पर मुड़ जाएगी, साउंड यहां मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा, और मुड़ जाएगा, और यहां भी मुड़ जाएगा साउंड। और यही रीजन है कि अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आपको ये वाली लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन इन दोनों लोगों की आवाजें सुनाई पड़ेंगी आपको। समझ रहे हैं? आप चलते चलते यहां पर आ जाइए। अब यहां पर आ गए, अब बताइए आप तक लाइट पहुंची क्या? लाइट नहीं पहुंचेगी आप तक। तो आप तक लाइट तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन साउंड वेव्स को इतना मुड़ना आता है, इतना उसको मुड़ना आता है कि वो यहां तक मुड़ जाएगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। तो वो इतना ज्यादा मुड़ जाएगी कि यहां पर बैठ करके भी आप इन दोनों लोगों की बातें सुन सकते हो, चुगली सुन सकते हो। अब इतने पास से आकर सुनोगे तो यार क्या कहेंगे उसको? समझ रहे हैं आप? तो और आपने महसूस भी किया है कि अगर बाहर दो लोग बातें कर रहे हैं, बाहर से लाइट भी आ रही, सब कुछ हो रहा है, और हम यहां पर अगर खड़े हो जाएं इस किनारे पर, तो भले हम तक वो लाइट नहीं पहुंचेगी, लेकिन हम तक उन दोनों लोगों की आवाजें जरूर आ जाएंगी, क्योंकि साउंड वेव्स का लैम्डा बहुत ज्यादा होता है। लैम्डा ज्यादा होने से उसको मुड़ना बहुत आता है, तो वो इतना ज्यादा मुड़ जाती है कि यहां तक मुड़ के आ जाती है। अब ये बात समझ आ गई सभी को? ठीक है। और एक चीज देखिए, आपने इंटरफेरेंस भी पढ़ा, आपने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा, दोनों में ही सुपरपोजिशन होता है। हम एक काम करना चाहते हैं, इनमें समानता क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, इसको थोड़ा सा आपको बताएंगे, पर हम लिखवाएंगे नहीं। ये आपकी ड्यूटी है, आप घर जाइए अपनी बुक से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, दोनों की समानता और दोनों का अंतर लिखने के लिए। समझ रहे हैं? समानता क्या है दोनों में? पहली समानता, दोनों में ही लाइट वेव्स का क्या होता है? अध्यारोपण। दोनों में ही लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी, दोनों में ही λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 इन पर विनाशीय अध्यारोपण होता है। और लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा इन पर संपोषी अध्यारोपण होता है। या आप यूं समझ लें कि दोनों में ही, दोनों के लिए ही पथांतर और कलांतर के रूल कैसे हैं? सेम है। और एक्सप्लेन भी हमने उसी की मदद से किया है। भले हमको 2 भागों में सोर्स को डिवाइड करना पड़ा, 3 भागों में करना पड़ा, 4 भागों में करना पड़ा, तो हमने किया, लेकिन रूल वही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो समानता दोनों में क्या है कि दोनों में वेव्स का क्या यूज होता है? दोनों में ही वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, और दोनों में ही कलांतर और पथांतर के सारे रूल सेम यूज करे जाते हैं। समझ आ गई? अंतर क्या है? अब आप मुझे बताइए, आपने व्यतिकरण भी पढ़ा, इंटरफेरेंस, और आपने डिफ्रैक्शन भी पढ़ा हुआ है। किसमें लाइट सोर्सेस ज्यादा यूज किए गए थे? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, किसमें हमने ज्यादा लाइट सोर्स यूज किए थे? इंटरफेरेंस में ज्यादा लाइट सोर्स लगाए थे या डिफ्रैक्शन में ज्यादा लाइट सोर्स लगाए हमने? व्यतिकरण और विवर्तन दोनों अलग अलग दिमाग में हैं। अब बताओ प्रकाश स्रोत किसमें ज्यादा थे, व्यतिकरण में या विवर्तन में? प्रकाश स्रोत किसमें ज्यादा है? अरे क्या हो गया भाई? लाइट सोर्सेस किसमें ज्यादा हमने लगाए? व्यतिकरण में। कितने लगाए थे? लाइट सोर्स आपने किसमें ज्यादा लगाए? प्रकाश के स्रोत जो लगाए वो व्यतिकरण में ज्यादा लगाए थे या विवर्तन में ज्यादा लगाए हैं आपने? आंसर है विवर्तन में हमने ज्यादा लगाए हैं।
काहे के मारे? ध्यान से सुनिए, विवर्तन में जब हमने एक्सप्लेन किया ना, तो हमने आपको बोला कि मान लिया ए से बी तक 100 लाइट सोर्सेस हैं, व्यतिकरण में ऐसा कुछ नहीं माना था। तो लाइट सोर्स किसमें ज्यादा यूज किए गए हैं? विवर्तन में। और लाइट सोर्स कम किसमें यूज किए गए? इंटरफेरेंस में। कुछ बात समझ में आई? विवर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने टोटल कितने लाइट सोर्स मान लिए थे स्लिट के बीच में? 100 लाइट सोर्सेस। तो इसमें हमने 100 लाइट सोर्स यूज करके आपको बताया, और इंटरफेरेंस में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। तो ज्यादा लाइट सोर्सेस हमने डिफ्रैक्शन में यूज किए, इंटरफेरेंस में नहीं किए थे। अब स्लिट की बात करिए, किसमें ज्यादा थी? अब आप सही हैं, इंटरफेरेंस में स्लिट ज्यादा लगी थी। इंटरफेरेंस में कितनी स्लिट लगी थी? 2। और डिफ्रैक्शन में कितनी स्लिट लगी है? इसलिए उसका नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसका नाम है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्लिट किसमें ज्यादा है? इंटरफेरेंस में। लाइट सोर्स किसमें ज्यादा है? डिफ्रैक्शन में। समझ आ गया? और एक चीज, आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप नहीं पूछेंगे, इसलिए मैं पूरी डिटेल लेके आया हूं, सब कुछ बता के जाऊंगा आज आपको। देखिए, ध्यान से सुनिए, आप गौर से नहीं सुनेंगे तो इस सवाल को समझ भी नहीं पाएंगे, और सवाल नहीं समझेंगे तो जो हम आंसर बताएंगे आप उसको भी समझ नहीं सकते। इसलिए प्लीज आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि जब आप एक स्लिट ले रहे हो, एक स्लिट डिफ्रैक्शन में, तो आप बोल देते हैं कि 100 लाइट सोर्सेज हैं। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस का किया था, उसमें तो 2-2 लाइट सोर्स, 2-2 स्लिट लगाई थी। इस स्लिट में भी 100 ले लेते, इसमें भी 100 लीजिए। कुछ मेरी बात समझ आ रही ना आपको? डिफ्रैक्शन में स्लिट कितनी लगाई हमने? 1। उसके बीच एक से ज्यादा लाइट सोर्स माने गए, तभी एक्सप्लेन कर पाए हम। इंटरफेरेंस में स्लिट कितनी लगाई हमने? 2। तो आप मेरे से ये सवाल कर सकते हैं कि डिफ्रैक्शन में एक स्लिट के भीतर 100 लाइट सोर्सेज आपने माने हैं, और इंटरफेरेंस में भी एक स्लिट के भीतर 100 लाइट सोर्स हो सकते हैं। उसका तो आपने कुछ नहीं बताया। ये आप सच कह रहे हैं, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो हमने 2 स्लिट लगाई थी ना, उनमें से भी एक स्लिट में 100 लाइट सोर्स हो सकते हैं। ये सच है। तो फिर उसका अलग इसका अलग क्यों हुआ? उसका अलग इसका अलग इसलिए हो गया, तो वहां क्या होता था, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। उसमें होता यह था, एक स्लिट की 100 लाइट सोर्स, 2 स्लिटें लगी इंटरफेरेंस में, ये एक स्लिट, ये एक स्लिट, इसकी भी 100 लाइट सोर्सेस, इसके भी 100 लाइट सोर्सेस। इन लाइट सोर्सेस के बीच में होता है डिफ्रैक्शन, इस लाइट सोर्सेस के बीच में भी क्या होता है? डिफ्रैक्शन। और उस डिफ्रैक्शन से फिर जो सुपरपोजिशन होता है वो बनता है इंटरफेरेंस। तो आप जानते हैं इंटरफेरेंस एक्चुअली क्या है? इंटरफेरेंस एक्चुअली 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न का रिजल्ट है, 2 विवर्तन प्रतिरूप का परिणाम है। कम समझ में आई बात? फिर से एक बार सुन लीजिए, बड़ा अच्छा है ये। सिंगल स्लिट में कितने लाइट सोर्स माने गए? 100। हमने व्यतिकरण में डबल स्लिट लगाई, इसमें भी 100, इसमें भी 100 मान लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनके 100 लाइट सोर्सेस के बीच में होता है डिफ्रैक्शन, इसके 100 लाइट सोर्सेस के बीच में भी क्या होता है, और फिर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जब मिलते हैं तो बनता है इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस इज एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। 2 विवर्तन प्रतिरूपों का परिणाम है व्यतिकरण। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान नहीं है उतना। पर आई होप कि आपको जो भी बताया गया है आपको पूरी तरीके से समझ में आया। रटने की बात नहीं है, देखिए, रट करके आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं, रट करके आप सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हैं। अगर जिंदगी के एग्जाम पास करने हैं ना तो समझ के ही कर सकते हैं आप, उसके लिए रटने का कोई काम नहीं आएगा आपका। इसलिए ये चीजें समझिए आप जरा। अब बताओ ये वाली बात मेरी समझ आई कि नहीं आई? इंटरफेरेंस में एक स्लिट के जितने लाइट सोर्स उनके बीच में क्या होता है? विवर्तन। दूसरे लाइट सोर्स के दूसरा जो स्लिट है उसमें जितने लाइट सोर्स उनके बीच क्या होता है? और फिर उन विवर्तन प्रतिरूपों का
सुपरपोज होकर रिजल्ट मिलता है इंटरफेरेंस हमको। सो इंटरफेरेंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डिफ्रैक्शन में तो खाली एक स्लिट है, उसी के लाइट सोर्स के बीच डिफ्रैक्शन हो जाता है बस। लेकिन इंटरफेरेंस में दो विवर्तन प्रतिरूपों का क्या चीज है, दो विवर्तन प्रतिरूपों का रिजल्टेंट है वहां पर। समझ में आया? ये चीज हम आपको बताना चाहते थे। एंड दिस इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस भी हमने कर लिया, डिफ्रैक्शन भी हमने कर लिया, सारी चीजें हमने आपको बता दी। और उसके बीच में एक चीज और बताई है कि कभी किसी चीज को आप क्राइम मत करिए। क्राइम करना ही एक क्राइम है, आप ये समझ लीजिए। क्राइम मतलब रटना और क्राइम मतलब अपराध। तो आप जब पढ़ रहे होते हैं उस समय जो चीज आप रटते हैं ना, आप अपराध कर रहे हैं। मत करिए इसको। आप हर चीज को क्या करिए, समझिए, सीखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। आप सीखे कि नहीं सीखे? सीखे। और आप जानते हैं, मैं एक चीज आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप जब तक आप पैसे के पीछे भागोगे ना, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। कोई एक इंसान बताओ जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है। पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, आप भाग रहे हो, हम भाग रहे हैं। आप अगर पैसे का चिंता नहीं होती तो आप क्यों पढ़ने आते हो? आपको फिक्र है कि हम बड़े होकर नौकरी करेंगे, उससे क्या मिलेगा? हाँ, तो आपको भी फनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका भी मन जो है ना वो पैसे के पीछे भाग रहा है। तो पैसे के पीछे अगर भागोगे ना, पैसे के पीछे, तो लिमिट से और हिसाब से आएगा। क्या? पैसा। पैसे के पीछे भागोगे तो लिमिट से और हिसाब से आएगा। लेकिन अगर सीखने के पीछे भागोगे तो अनलिमिटेड और बेहिसाब आएगा यार। इसलिए मैं आपको कहता हूं सीखने की कोशिश करिए। अनलिमिटेड और बेहिसाब चाहिए हमको। वो चीज, जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया भाग रही ना, वो हमें लिमिट में नहीं चाहिए, वो हिसाब में नहीं चाहिए। इतना चाहिए कि हमारे हिसाब से बाहर निकल जाए वो। इसलिए अनलिमिटेड और बेहिसाब चाहिए। और अगर ये चाहिए तो फिर सीखने की कोशिश करिए यार, पैसे के पीछे मत भागिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये चीज आपकी जो हमने बताई, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट टाइम इसके बाद जो आर्टिकल होगा उसको हम लोग करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।